डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024 का किया उद्घाटन। कहा, डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 341.55 मिलियन टन बताया। मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पर पटना में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों को अनुदान राशि का चेक। मत्स्य पालन कुल 0.50 लाख मत्स्य बीज एवं 60 टन मत्स्य आहार का ड्रोन प्रदर्शनी के साथ किया गया ड्रोन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने दिल्ली हाट में किया विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदर्शनी का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। 31 की विशेष खादी प्रदर्शनी। और राजस्थान सरकार ने राज्य में शुरू की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। किसानों को पशुपालन की विभिन्न गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन लोन। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के NASC पूसा परिसर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सभी हित नवोन्मेषी कृषि प्रथाओं और डिजिटल पहलों पर चर्चा। सरकार की इस पहल से फसल उत्पादन और उत्पादकता में उन्हें आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार मंत्री और राज्य प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हर सुझाव पर सहयोगी रूप से काम करेगी ताकि भारत का सबसे बड़ा खाद्य भंडार बन सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित बढ़ाने और रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बढ़ाना जबकि उत्पादन लागत को कम करना और किसानों मूल्य प्रदान करना। उन्होंने कहा, सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर खाद्य तेल पर 27% आयात शुल्क ताकि घरेलू तेल उत्पादकों को फायदा पहुंचे। बासमती चावल पर निर्यात और प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के हेतु कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जो खाद्य तेल थे उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है 27.5%। अब चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। बासमती पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी वो हटा दी गई है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो घटा के 20% की गई है। उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। अब इन फसलों के दाम ठीक किसानों को मिल रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन का ठीक दाम देना है। कृषि के विकास और किसान के कल्याण के जो फैसले लिए गए हैं, अपवाद छोड़कर किसी कैबिनेट को कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही जिसमें कृषि से संबंधित कोई विषय ना आया हो। सरकार की प्राथमिकता उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना, ये हमारे संकल्प है।
हम कैसे देश के खाद्यान्न के अन्न के भंडार भरे और जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया का फूड बास्केट भारत बने, इस प्रयत्न में हम लगे हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने 2024 और 25 के लिए उत्पादन लक्ष्य 341.55 रखा है। अभी 24-25 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य हमने तय किया 341.55 मिलियन टन, 341.55 मिलियन टन, ये हमारा टारगेट है। इंटरक्रॉपिंग के जरिए, कृषि के विविधीकरण के जरिए, क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ कम उपज वाले क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटीज की शुरुआत भी हम करेंगे और उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे। जो उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और अगली खबर अब बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में मत्स्य पालन में ड्रोन तकनीक का उपयोग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ तकनीक से होटलों व घरों में ताज़ी मछली भेजी जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि मछली उत्पादन में दुनिया भर में भारत का दूसरा स्थान है। कार्यक्रम में लाइव डेमो भी किया गया, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन में ड्रोन के उपयोग करना है। ड्रोन समय और श्रम की लागत को कम करने में मदद, ऐसे मछली के बीज छोड़ना, आहार वितरित करना और आपातकाल में जीवन बचाना। इसके अलावा ड्रोन का उपयोग मछली का परिवहन और डेटा एकत्रित करने में भी किया जा सकता है। कार्यक्रम के राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों को अनुदान राशि का चेक, 0.50 लाख मत्स्य बीज एवं 60 टन मत्स्य आहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मत्स्य पालन विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना भी की। और अगली खबर राजस्थान से। पशुपालन के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें राजस्थान सरकार ने राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को पशुपालन की विभिन्न गतिविधियों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। इस योजना के अंतर्गत डेयरी से संबंधित गतिविधियां जैसे गोवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बाटा संबंधित उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक की धनराशि का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेहतर उपकरणों के माध्यम से कृषि उत्पादकता और पशुपालकों की आय में सुधार लाना है। गोपाल क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण की राशि को लाभार्थी द्वारा 12 समान मासिक किश्तों के माध्यम से जमा कराना होगा। योजना के अंतर्गत ऋण वितरण DOIT द्वारा सर्जित पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। और अब बात करते हैं खादी की। राजधानी के दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। देश भर में खादी महोत्सव किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बढ़ावा देना और खादी कारीगरों की आय बढ़ाना है। और मध्यम उद्यम मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने शुक्रवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मांझी ने लोगों से ज्यादा खादी और स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। KVIC की नई दिल्ली स्थित राजकीय कार्यालय द्वारा आयोजित विशेष खादी प्रदर्शनी 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में दिल्ली, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा और जम्मू सहित
विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 खादी संस्थानों और 102 ग्राम उद्योग इकाइयों के 157 स्टॉलों पर खादी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में खरीद के लिए साड़ी, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प, हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, चमड़े के सामान, हस्त निर्मित कागज़ के उत्पाद, अचार, मसाले, साबुन, शैम्पू और शहद सहित खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी ने सभी नागरिकों से खादी और स्थानीय उत्पादों की अधिक से अधिक खरीदारी करने की अपील की। और यूपी के जनपद हापुड़ में किसानों से 2 से 3 रुपए किलो में पराली और गन्ने की पत्ती खरीदकर बायोमास ब्रिकेट तैयार किया जा रहा है। इस ईंधन का इस्तेमाल फैक्ट्री में लगे बॉयलर में किया जाता है, जिसमें फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से राहत मिल सकती है। पटना मुरादपुर में एक फैक्ट्री संचालक 2 रुपए किलो में पराली और 3 रुपए किलो में गन्ने की पत्ती खरीद रहा है। अब किसान पराली को खेत में ना जलाकर फैक्ट्री में बेच सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। इससे मिट्टी की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने पर होने वाली कार्रवाई से भी किसानों को राहत मिल सकेगी। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है। वहीं यमुना नदी में भी पानी में ज़्यादा झाग देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच प्रदूषण की भयानक स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा भी की है। दिल वालों की नगरी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। एक और राजधानी की हवा जहां लोगों की शरीर में जहर घोलने लगी है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए ट्रेन चलाने की घोषणा की है। DMRC ने सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करने की बात कही है। दिल्ली में हर दिन बढ़ते AQI स्तर से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI का हाल बेहाल है। खराब श्रेणी का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आनंद विहार का AQI स्तर 444 पर पहुंच गया। वहीं बवाना में 343, द्वारका सेक्टर 8 में 327, जहांगीरपुरी में 337, मुंडका में 364, नरेला में 328, रोहिणी में 324, अक्षरधाम में 334 और वजीरपुर में 349 AQI स्तर के साथ राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम दावे कर रही है। वहीं छठ महापर्व से पहले यमुना नदी पर उठते सफेद जहरीले झाग छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने कारनामों के कारण भाजपा के निशाने पर है। यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कुछ नहीं करती है। यमुना जी में यहाँ पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण की जिम्मेदारी पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को माना जाता है। सख्त आदेश के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं।
इसे लेकर पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बताई जा रही है। जी मजबूरी है, मजबूरी खातर करना पैंदा। जे हुण सरकार ने कोई खर्चा नहीं, कोई पराली साਂਭਣ ਨੂੰ कोई साधन नहीं दिता तो फिर हुण की करिए, इनू अग ही लावांगे पैली च, हुण की करांगे इनू। ना साडे पिंड कोई मशीन है, ना कोई साधन ही दिता वा गठा बन्नण ਨੂੰ। प्रदूषण तो फिर फैक्ट्रियां का भट्ठियां का इन्हां दा भी सारिਆਂ ਦਾ होण ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ करना पैण ਡਿਆ जी। और स्वच्छता के विशेष अभियान 4.0 के तहत विधि और न्याय मंत्रालय ने गाजीपुर सर्कल के पास श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायी विभाग के सचिव सहित तमाम कर्मचारियों ने कचरे को साफ कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गाजीपुर सर्कल का इलाका यातायात के बीच स्वच्छता के विशेष अभियान 4.0 के तहत विधि और न्याय मंत्रालय के कर्मचारी जुटे। हाथों में झाड़ू थाम तमाम कर्मचारियों ने कचरा हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान विधायी विभाग के सचिव ने स्वयं श्रमदान कार्यक्रम का नेतृत्व किया। स्वच्छता के प्रति बेपरवाह यात्रियों ने सड़क किनारे कूड़े का अंबार खड़ा किया है। विधायी विभाग के तमाम कर्मचारियों ने प्लास्टिक, कपड़े और गाद को साफ किया। लोग ने ये गाजीपुर चौक का ये निरीक्षण किया इस मध्य कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा है और ये हम लोग इस चाहते थे कि अपने मंत्रालय की तरफ से इस सफाई कैंपेन में, जो कि म्यूनिसिपैलिटी का बेसिकली काम है, पर हम लोग भी एज एन सिटीजन वी थॉट दैट वी विल पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन एंड वॉट एवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो इस तरह से दूसरों को भी शायद प्रेरणा मिलेगी और वो भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। की स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को जीवन में अपनाने और दूसरों को भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। हमारा विकसित भारत एक स्वच्छ भारत की ओर अग्रेसिव है और इसी तरीके से अगर हम सब लोग मिलजुल के सहयोग करें तो एक ना एक दिन हमारा पूरा देश स्वच्छ भारत के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि 2 से 31 अक्टूबर तक पूरे उत्साह के साथ विशेष अभियान 4.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी मंत्रालय और उनके विभागों में स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा गाजीपुर सर्कल के पास श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मा नेट के मुताबिक गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 18 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,700 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 67 रुपए बढ़कर 5,767 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान यहाँ 18 अक्टूबर को इसका भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 100 रुपए लुढ़क कर 5,800 रुपए पर आ गया। देश की तरह यहाँ की गाजीपुर मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 18 अक्टूबर को इसका भाव रहा 6,140 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 6,140 रुपए पर बरकरार रहा। मंडी में 19 अक्टूबर को सरसों का भाव 10 रुपए चढ़कर 6,020 रुपए से 6,030 रुपए पर पहुंच गया। तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों की उपज होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें, सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। शनिवार को इस दौरान
जिलों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 7,875 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,875 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 अक्टूबर को उड़द का भाव था 9,300 रुपए। 19 अक्टूबर को इसके सौदे 950 रुपए लुढ़क कर 8,350 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में उड़द का भाव रहा 6,600 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 400 रुपए टूटकर 6,200 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए, जो कि 19 अक्टूबर को 300 रुपए की गिरावट के बाद 7,500 रुपए पर आ गया। भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 अक्टूबर को इसका भाव 9,100 रुपए पर बरकरार रहा। बात पैदावार की करें तो घरेलू उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में अग्रिम अंतिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। रहिए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क इलाके में सरसों की बुआई का काम करें। यहाँ किसान इन दिनों चने और तारामीरा की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही गुजरात के किसानों को सलाह है कि वो तैयार बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तिल की कटाई और मूंगफली की खुदाई का काम भी करें। गुजरात में बैंगन, मिर्च और भिंडी की तुड़ाई समय पर कर लें। गुजरात के किसान कपास जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरसों की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा में मक्का और दलहनी फसलों की कटाई का काम करें। ओडिशा के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई में देरी ना करें। फसलों को कटाई और तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तरी बिहार में सरसों की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान अरहर की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। वहीं झारखंड के किसानों को सलाह है कि वो धान के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। धान की फसल में बाली आने के दौरान 5 से 10 सेंटीमीटर जल संरक्षण करके रखें। वहीं सब्जियों के खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सफेद पॉलीथीन से मिट्टी को कवर करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान मटर की अगेती किस्म की बुवाई का काम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेथी की बुवाई करें। यहाँ के किसान इन दिनों धनिया और मूली भी बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें।
की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कुछ खास खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 2 लोगों को आगरा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आज महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। हापुड़ के बाजारों में भी करवा चौथ की खास रौनक देखने को मिली। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना। इस झगड़े में कई राउंड गोलियां चली हैं। दोनों ही पक्षों के बीच पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को दीक्षांत समारोह करवाया। इसमें 312 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। रामनगरी अयोध्या 30 अक्टूबर को होने वाले 8वें दीप उत्सव के लिए तैयार होने लगी है। शासन प्रशासन की ओर से दीप उत्सव को भव्य बनाने की कवायद चल रही है। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। केरल के वायनाड से नव्य हरिदास को उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने उतारा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। माइंड बॉगलिंग मतलब अद्भुत। सदा खुश रहे तू, ये मेरी दुआ ले जाने वाले। मैं बहुत खुश हूँ, आपने बहुत अच्छा गाया। उड़ उड़ बैठा तेरा पागल ये मनवा, अब तो बढ़ के रही रहेगा के तनका पे तनवा, अब तो बढ़ के ही रहेगा के तनका पे तनवा। ये जो हाल है सवाल है, ये हमारे हिंदुस्तान की शान बनेगी ये लड़की। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।